होता है प्रीलिम्स में, मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको जो है हम लोगों को जो है पहले से इसकी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। सीसाइड भी बहुत सारी आसानी से कर लिए जाते थे, अगर 100 कर लिए जाते थे तो 33 से ऊपर आ ही जाते थे। लेकिन जब से नेगेटिव मार्किंग आया है, ये जो है एक थोड़ी सी समस्या जो है उत्पन्न कर रहा है, खासकर जो है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन छात्रों के लिए है। इवन सर ऐसे ऐसे लड़के बाहर हो रहे हैं 19 पीसीएस प्रीलिम्स में, आप ये समझिए वो स्टूडेंट्स बाहर हो गए जो लगातार 8 साल 10 साल से मेंस देते आ रहे हैं। हाँ, ये कई सारे के साथ ये समस्या आई है। नेगेटिव मार्किंग आने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे मतलब क्या हमको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि हम उससे बच जाएं? आपकी क्या रही है? निगेटिव से बचने का एक ही तरीका है कि गलतियां कम की जाएं। जी, सबसे बड़ा यही है कि अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो रही है, अगर आपने पूरी तरीके से सारी चीज़ों को देख लिया है और प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है, और कुछ एक आध जो अगर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपकी सुविधा हो, हाँ, तो इससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपकी गलतियां करने की दर जो है कम होती जाती है, और जितना कम गलतियां करोगे निगेटिव का प्रभाव उससे कम होता जाएगा, सिलेक्शन चांसेस आपके उतने ज़्यादा बढ़ती जाएंगे। तो सीसेट के लिए अगर एक स्ट्रेटजी की बात की जाए, अगर 2-4 लाइन में अगर हम लोग कहना चाहें तो रेगुलर प्रैक्टिस, जो चीज़ें आपकी कॉमन है उनको आप ध्यान दीजिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाइए, जो कमजोरी उस पर आप काम करिए, और जितना हो सके उतने प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप सॉल्व करिए। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मान के चलना है कि हमें 1/3 ही करना है, कोशिश करनी है कि अगर 50% के क्वेश्चन अगर सॉल्व किए जाए, जिनको अगर कमजोरी फील होती है, तो अगर जो अच्छा कर सकता है तो वो 100 में 100 कर जाए, वो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। हम लोग यहाँ पे बात उनके लिए कर रहे हैं जो कमजोरी कर रहे हैं। ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। अभी का जो पैटर्न है 1/3 नेगेटिव मार्किंग में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें वो क्वेश्चन छोड़ना है जहाँ पे हमको चारों विकल्प में एक भी नहीं गेस कर पा रहे हैं। अगर हमको 2 या 3 विकल्प में डाउट है, तब भी मैं ये कहूंगा कि आप उस पर जा करना चाहिए। यानी मेरे ख्याल से अगर हमको लगता है कि हम 100 में अगर हम 50-60 क्वेश्चन पर हम कंफर्टेबल हैं, उतना करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उतना में आपका इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। पहले जो है हम लोगों को जो हमें आ रहे हैं उसको तो पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है हमें देखना होता है कि एलिमिनेशन रूल जो काफी पॉपुलर है, जो है जिसे तुक्काबाजी कहते हैं, लेकिन असल में तुक्काबाजी नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी है। अब 33% ही करते हैं, मतलब अगर आपका प्रश्न गलत होगा तो उसमें से आपका जो है 33% काटा जाएगा, जो आपके सही होते हैं। तो अगर मैथ के हिसाब से ही देखें तो अगर हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, हमने 2 को काट दिया कि हाँ 2 एकदम गलत है, सिर्फ 2 में से हमको कंफ्यूजन हो रहा, तो 50% चांस है कि आप जो है उसमें सक्सेस, यानी आपके उस क्वेश्चन के सफल होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, 50% पे आप आ जाते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन आपके पास है, अगर आप एक भी ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पाएंगे, अगर श्योर हैं कि हाँ ये नहीं होगा, तो कम से कम जहाँ 25% थे आप 33 पे आ गए, और 2 क्वेश्चन अगर आप हटा दिए तो 50-50 आ जाते हैं। ऐसे पे उसको आप किया जा सकता है। मुझे जो लगता है 2 चीजों पे हमको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा MCQ सॉल्व करना चाहिए। दूसरी चीजें हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं से कुछ टाइम निकाल लें डेली रूटीन में अपने, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके या कहीं से भी 8-10 क्वेश्चन हमको मिल जाए और हम उसको लगातार जो है करंट बेस पे, जो आजकल यूट्यूब चैनल्स कई हैं, तो उस पे हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सिद्धांत जी, हम लोग जब ऑनलाइन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स जब आता है तो मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आ जाती हैं जी। उसमें कुछ ऑथेंटिक भी होते हैं, कुछ अनऑथेंटिक। अनऑथेंटिक का मतलब ये है कि उन्होंने कहीं से भी क्वेश्चन उठाया, कट कॉपी पेस्ट मार दिया, कोई रिसर्च नहीं करी है। तो ऐसी समस्याएं स्टूडेंट्स के सामने आती है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, न करें, क्या करें, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे जो है टेस्ट सीरीज आ जाती हैं एग्जाम के पहले, कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं उसको लेके आया टेस्ट सीरीज, और उसमें मैं सॉल्व किया उसको, और एटलीस्ट सॉल्व करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से खत्म। मुझे ये लगा कि यार मैं तो इस बार क्वालिफाई ही नहीं कर रहा हूँ। तो उन चीजों से आपको बचना है। कुछ कोचिंग्स वाले या जो है और भी स्टडी ग्रुप्स वगैरह जो है, वो इस तरीके का पेपर तैयार कर दे रहे हैं, फीलिंग ऐसा कर दें, वो एकदम हार्ड है, और लड़के ला के जो है उसको डिमोटिवेट। तो इसमें भी हमको जो है सिलेक्टिव चूज करना है। हाँ, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि पहले जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेते ना, तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा और कितना इजी और कितना टफ पूछा जा रहा है। और कोचिंगों की क्या है कि वो थोड़ा सा डराना चाहते हैं, शुरू में बच्चों को डराएंगे तो उनके कोचिंग में जो है स्टूडेंट जाके लेगा, एडमिशन लेगा। तो आप उन सब चीज़ों से थोड़ा सा, क्योंकि आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, इतना तो अब आप समझदार हो ही गए हैं,
अगर आप कहीं भी नेट पे सर्च करेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी कहाँ पे कौन सी कोचिंग है जो है ऑथेंटिक है, बढ़िया चल रही है, वहाँ की फैकल्टी बढ़िया है। तो ये सारी चीजें आप खुद रिसर्च करिए और जो आपके हिसाब से सही हो, जो आप सही मानते हैं कि हाँ ये हमारे लिए सच में सही है, उस चीज को आप फॉलो करो। कुछ टेस्ट सीरीज तो आपको ऐसी मिल जाएंगी उसके मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि आप डिमोटिवेट तो हो गए ही, साथ में ये भी होगा कि उसके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने कुछ नहीं। तो इस जगह पे हमको एकदम स्मार्ट रहना है। जैसे वो कहते हैं ना कि जगह भर की पीएचडी करवा दिए और सिलेक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, काम का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो इस पे अभिषेक जी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, मतलब सिलेक्शन के टाइम में या जो है स्मार्ट स्ट्रेटजी में, जैसे पीटी में हम लोग करते क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स को हम एक साथ लेके चलते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जितने भी है। और होता क्या है कि पर्टिकुलर पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उसका हर टॉपिक या हर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता। मेरे साथ भी समस्या रही है। हाँ। तो हमको करना ये है, स्ट्रांग नहीं होता और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो एकदम से वीक होते हैं उनके, तो उस पे हमको ये करना है कि वीक वाला आपको उठा के एवरेज तक पहुंचा देना है, उसको हमको बेस्ट नहीं बनाना है। और आप जहाँ पे एवरेज है उसको कोशिश करिए, या जो आपका ऑप्शनल है उसको ऊपर उठा लीजिए। आप अगर कहीं पे लैब कर रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस आपका छूट रहा है तो आप उसको ले जाके जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है वहां से आपका बूस्ट कर जाइए। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि हिस्ट्री में आपका डाउन हो रहा है, ज्योग्राफी आपका अच्छा है, तो वहां से आपने स्कोर कर लिया। अच्छा सिद्धांत जी, इसी मैं आपको बताऊं अपनी पर्सनल बात, जैसे मेरा अपना जो रहा है कि मेरी इकोनॉमी कमजोर रही है जी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इकोनॉमी का कोर मुझे बहुत ही मुश्किल रहा है मेरे लिए। वो जीडीपी, एनडीपी, एनएपी, पता नहीं क्या फलाना ढीमका साला मुझे समझ में नहीं आता था। तो मुझे लगता था कि मुझे तो इकोनॉमी नहीं आती, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैंने क्या किया कि सोचा उसके बारे में, देखा कि इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्सिमम करंट से आ रहे हैं, कोर से सिर्फ 2-4-5 आ रहे हैं। तो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई कि इकोनॉमी का जो करंट बजट या ये सब जो भी चीजें हैं उनको याद करो, रट्टा मार लो, और अपनी ये जो कमी है उसका मैं जो साइंस बैकग्राउंड रहा है वो प्लस मॉडर्न हिस्ट्री और प्लस पॉलिटी, इन सब से मैं अपलिफ्ट करना चाहता था। मेरे मन में आता था कि अगर पॉलिटी के 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो मेरे कम से कम 18-19 सही होने चाहिए। इकोनॉमी में भले अगर 10 क्वेश्चन आए तो मुझे लगता था कि मैं 6-7 भी कर गया ऑन एन एवरेज, 50% से थोड़ा भी ज्यादा बढ़ गया। करंट वाला 3-4 जो कोर क्वेश्चन आएंगे नहीं आते नहीं आएंगे, तो इन 3-4 क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट न करके मैं अपना वो टाइम लगाता था अदर सब्जेक्ट्स पे, और उसका नतीजा ये रहा कि मेरा प्रीलिम्स 17 में भी निकला, 18 में भी निकला, मेंस में निकला। जो चीजें हैं तो वो हैं। कहने का मतलब हमें वो चूज करना है जो हमारे फेवर में हो। हाँ, जो फेवर में, बिल्कुल। जबरदस्ती लेके कोई आपका वीक पॉइंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको छोड़ ही दीजिए, लेकिन उसको बस एवरेज तक आप अगर पहुंचा सके और भी टॉपिक से आप स्कोर कर सकते हैं। और ये कोशिश करिए कि आप एक रास्ता उसमें से निकालिए कि कैसे आप उसको एवरेज तक पहुंचा सकते हैं। ये आपको तय करना है, क्योंकि पढ़ाई करने का तरीका आपका होगा और सबका अलग अलग तरीका होता है। विजय जी, जैसे कि हम लोगों ने अभी प्री के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने चर्चा कर ली है। मैं चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स को ये भी बताया जाए कि जब पढ़ाई शुरू की जा रही है तो उसके बाद हम उसके साथ नोट्स जो है, नोट्स बनाना काफी जरूरी है। हाँ। तो अगर इस पे अभिषेक जी और सिद्धांत भाई कुछ बताना चाहें कि नोट्स कैसे शुरू किया जाए और किस हिसाब से बनाया जाए जिससे हमारा प्री और मेंस एक साथ जो है उसमें बैलेंस हो सके। सबसे पहले तो अगर मैं कहूं अगर अपने बारे में, तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं एटलीस्ट एक फैक्ट की लाइन, क्योंकि हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। तो मैं ये करता था अपना कि मैं उस फैक्ट को तैयार कर लेता था, और प्लस अगर पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ डाला है तो इतना मैं समझता था कि एक पैराग्राफ मुझे कभी कभी लिख भी लिया उसका कंसेप्ट, और कभी नहीं भी लिखा तो मन में इतनी बातें रहती थी कि अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कर जाऊंगा। प्लस प्रीलिम्स के लिए एक बेनिफिट ये रहता था कि आपके सामने आंसर्स आपके सामने होते हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें आपको चूज करना है। तो अगर आप पढ़े रहते हैं तो मुझे लगता है अगर आपने थोड़ा सा डीप स्टडी की है तो ऑप्शंस का आप चूज वहां पे आप आसानी से कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स का मेरा कंसेप्ट रहा है। नोट्स बनाते वक्त मुझे जो लगता है कि हम किसी बुक का नोट्स बना रहे हैं या किसी टॉपिक का, तो हम एक बुक छोड़ते हैं। अभी जो प्रॉब्लम है नोट्स में, एक बुक छोड़ के दूसरी छोटी बुक तैयार कर डालते हैं। जबकि नोट्स का मतलब ये हुआ कि आपको उसका बस कोर लिखना है, और कोर में ज्यादातर चीजें फैक्चुअल ही होती हैं। कॉन्सेप्ट का आप नोट्स नहीं बना सकते, ये हमको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट का कोई नोट्स नहीं होता। कॉन्सेप्ट एक बार जब आप पढ़ेंगे तो वो ऑलरेडी स्टोर हो जाएगा। नोट्स बनाने का जो है फायदा यही है कि वो इसीलिए बनाया जाता है कि जब एग्जाम एकदम पास में हो तो अब हम उसे फटाफट जो है रिवाइज कर देंगे, और उस रिवाइज में हमारी जितनी चीजें हमने पढ़ी है, अपना जितना भी चीज है वो सब हम रिमेम्बर कर सकते हैं। क्योंकि
आउटपुट तभी बढ़िया आएगा जब हम चीजें वहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। कितना भी पढ़ लिया जाए और अगर हम सही समय पे रिवीजन करके चीजों को याद करके अगर एग्जाम में नहीं जा रहे हैं तो इसका जो है अच्छा, नोट्स का बेनिफिट विजय भाई यही होता है, मैंने देखा है कि लास्ट टाइम में आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ। पूरा बुक पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा, तो आप उसको कोर्स लाइन में, मतलब 2-4 लाइन में आप उस चीज को ऐसा लिख रहे कि वो 2-4 लाइन आप पढ़िए और उस पूरे पेज की इन्फॉर्मेशन आपको रिमेम्बर रिकॉल हो जाए आपको। हाँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेनिफिट आपको सिद्धांत होगा। भाई ने जैसे बताया कि है नोट्स, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो प्रतियोगी होते हैं पहले गलती ये करते हैं नोट्स बनाने में, जब उनको देखोगे एक पेज वो पढ़ रहे हैं तो पौना पेज जो है उनका नोट्स हो रहा नोट्स हो रहा है। है, यार वो जो चीज़ किताबें ही लिखनी है तो नोट्स फिर बनाने क्या का क्या मतलब? मतलब है? आप ये करिए कि पूरी पेज में 1 या 2 पॉइंट होते हैं जिसे हाँ। आपको जो है रिमेम्बर करना Remember होता है, करना है। दिमाग में रखना होता है, इसमें वही एक 2 चीज पॉइंट। ये भी होता है कि जैसे कुछ लड़कों की स्ट्रेटजी ये होती है, जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं ज्यादा नोट्स नहीं बनाता था, हाँ। तो मैं उसी किताब में ही मार्किंग कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और गोला कर दिया, तो फिर जब रिवीजन करना हो तो बुक को ही इलाहाबादी लैंग्वेज में कहते हैं किताब रंग डाली आपने। हाँ, किताब हाँ, रंग डाला। ये एक बहुत बढ़िया सिद्धांत जी जो है आपने बहुत बढ़िया बताया है। और वो जानते हैं, रंगने का फायदा ये होता है कि हम जब भी वो किताब पढ़ते हैं उस टॉपिक पे हम एकदम फोकस हो जाते हैं। अच्छा, मैं पर्सनली बताऊं, मुझसे इतिहास की घटनाएं और आर्टिकल्स पॉलिटी में याद नहीं होते थे, मुश्किलें आती थी। सिद्धांत मैं बताऊं आपको, तो मैं क्या करता था कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर में बस केवल घटनाएं लिख दूं, फलाना डेट को ये घटना हुई थी, फलाना डेट को ये घटना हुई। हिस्ट्री की कहानी के तौर पर तो याद ही रहता था, पॉलिटी का कंसेप्ट क्लियर था, फैक्ट मालूम बता रहा हूँ, ये चीजें कर लेता था। और जैसे आपने कहा किताबें रंगने वाला, तो वो काम मैंने भी किया, हाइलाइटर से किताबें रंग ली हैं। बस जब भी आप दूसरी बार खोलते हैं तो फिर आपका हाईलाइट वाले पे निगाह जाती है और आप समझ जाते हैं कि इस पेज में क्या था, और फिर आप पलटते चले यहाँ जाते पे हैं। एक चीज हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने के पहले हम्म, कम से कम 3 रिवीजन हमारा हो जाना हाँ, चाहिए। ये एकदम सही बात। ये मैं अभी आप लोगों से पूछने वाला ही था, हम्म, क्यों हमने पहले कहा कि जो है रिवीजन ही है जो आपको सफलता दिलाएगा। आपने पहले कितना पढ़ा था, कितनी किताबें आपने नाप डाली है, कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप एग्जाम में उसे सही ना कर पाए। जी जी। तो ये तब होगा जब आप 2-3 रिवीजन करें। तो हम्म। 2-3 रिवीजन के लिए आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हाँ 15 दिन में मैं पूरा जो है रिवीजन कर लूंगा जितना भी है। उसके बाद फिर आप बनाए कि हाँ अब 10 ही दिन में जो है कंप्लीट कर बिल्कुल, लूंगा, फिर complete 2 कर दिन में कर लूंगा। और उसी के साथ जो है आप जब क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते जाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर इसका ये परिणाम होता है कि आप एग्जाम में बहुत बढ़िया कर ले जाते हैं। जी। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने काफी सारी बातें कर ली हैं, बस एक पॉइंट मैं उठाना चाहूंगा यहाँ पे। लास्ट के 10 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जब प्रीलिम्स एग्जाम आता है, आप जान रहे हैं, जब 10-15 दिन बचते हैं तो जो कैंडिडेट होता है बहुत हौच पाच में होता है, ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, मेरा ये नहीं कवर है, वो नहीं कवर है, और वो घबराने लगता है। उस टाइम में आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, आप बताइए, उसके बाद फिर विजय जी बताएंगे। अभिषेक जी, लास्ट 10 दिन में मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं प्रीवियस ईयर्स के जो अभी तक एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार पूरी तरह से देख लूं, क्योंकि ज्यादातर होता क्या है यूपी या बिहार में उसके प्रीलिम्स एग्जाम में 50 to 60% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं वो हमारे गलत ना होने पाए। अगर वो क्वेश्चंस गलत हो गए तो ये मान के चलिए आप तभी सिलेक्शन से बाहर तो मैं लास्ट 10 दिन में वो क्वेश्चंस देखता था, उसके अलावा मैं करंट अफेयर्स देखता था। करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस रहता था मेरा। तो ये प्रीलिम्स के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी रही है कि रिपीटेड क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस आपके ज्यादा से ज्यादा सही हो जाएं, बिल्कुल, फिर आपको जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लास्ट 10 दिन का मैंने जो किया था वो मैं बता रहा हूँ। लास्ट 10 दिन में ये होता कि जो है जैसा कि सिद्धांत अभिषेक भाई ने बताया कि जो है बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, बहुत सारा हौच पौच हो जाता है, सब चीजें लगता है कि यार सब भूलते जा रहे हैं। ये पहले तो इसको जो है आपको जो है अलग रख देना। वो एकदम से होता है। लास्ट 10 दिन में तो समझ नहीं आता कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये स्थिति होती है। ये होती है ये मेरा क्या है कि जब मैं नोट्स बनाता था तो उस पे आई लिख देता था, जहाँ पे ये होता था कि इसको एकदम इम्पोर्टेंट है और इसको एग्जाम के एकदम जस्ट पहले मुझको रिवाइज करना, खाली एक बार पढ़ लेना है कि यहाँ ये घटना हुई थी, ऐसी चीज है, इस पर देखता था। और इसी 10 दिन में मैं जो है कोई टेस्ट सीरीज या जो भी मुझे नेट से जो मुझे लगता था कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको करता था। 1 से 2 घंटे इसको डेली करता था साथ में जो है। और इस 10 दिन में मैं ज्यादातर करंट अफेयर पे फोकस होता था। जी। तो टेस्ट सीरीज से आपका मैं एक चीज इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगा कि लास्ट टाइम पे हमें जो है, मेरे साथ जो होता रहा है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से बचना चाहिए। जब 1 हफ्ता बचा है या 10 दिन, वो टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन सॉल्व वाला प्रोसेस पहले होना चाहिए।
क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आपने टेस्ट सीरीज दे दिया और जैसा कि मार्केट में कुछ टेस्ट सीरीज हैं ऐसी जो आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, उस टाइप की एक भी टेस्ट सीरीज आपको मिल गई तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम कम हो जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस लेवल कम होने के बाद फिर आपकी पूरी तैयारी होते हुए भी आप गड़बड़ा जाते हैं, अब बाहर हो जाएंगे। सिद्धांत भाई सही, आप सही बता रहे हैं। मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि आप एक घंटे या 1.5 घंटे आप प्रीवियस ईयर का पेपर ही ले लो। मतलब है कि एमसीक्यू आप थोड़ा सा सॉल्व करो और उसमें देखो कि आप कहाँ पे जो है गलतियां कर रहे हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप जो है पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, नहीं लिखा है, बाद में वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाए, पहले आपने ले लिया कि हाँ में आंसर पूछा जा रहा है। तो जब आप उस समय करते हैं तो आपका एक लय बन जाता है क्वेश्चन पढ़ने का, आंसर देखने का, और उसी में आप एलिमिनेशन रूल जो है जिससे आप निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, वो भी चीज़ें शार्प हो जाती हैं। तो टेस्ट, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का ऐसा कोई मतलब अनिवार्य रूल नहीं है। विजय जी, यहाँ पे एक चीज और आती है, एग्जाम वाले दिन मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे विद्यार्थियों को कि एग्जाम वाले दिन जा रहे हैं ऑटो में जो है लेके किताब पलट रहे हैं पढ़ने, तो लास्ट वाले दिन आपको एकदम से माइंड को अपने रिलैक्स छोड़ देना है। अच्छा, सिद्धांत जी कहते सब भले हैं रिलैक्स छोड़ देना है, लेकिन दिल नहीं मानता है। नहीं, वो ये होता है कि ये पलट लें, ये देख लें, वो देख लें, चीजें आती हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन नींद जो है आपको स्लीप पूरा प्रॉपर लेना है। हमें तो ये लगता है कि जो हमारा पहले से डेली रूटीन चल रहा है, एग्जाम हो या एग्जाम के बाद हो, हमें वैसे ही चलाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत लंबा चलने वाला है, 1 साल 1.5 साल तक की पूरी प्रक्रिया है। तो आप जो है एक ऐसा शेड्यूल बनाए कि हाँ ये ठीक है, मैं 1 घंटा जो है फेसबुक देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, ये सारी चीजें वो आपका जो है निजी मामला है। लेकिन अगर आप 5-6 घंटे का शेड्यूल फिक्स करते हैं कि हाँ इसमें मुझे पढ़ाई करनी है, तो उतना पढ़ो। इन सब का क्या होगा कि नहीं, सोशल मीडिया का वो डेविएशन आता है आपकी लाइफ में, सोशल मीडिया आपको डाइवर्ट कर देती है। एक प्रॉब्लम ये आती है मिल्ली कि आपने पूछा 10 दिन में क्या करना चाहिए, तो 10 दिन में जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो नाइट स्टडी वाले हैं, कुछ मॉर्निंग वाले हैं, तो उनका रूटीन मैच नहीं करता। तो लास्ट 10 दिन में ये कोशिश करता था कि जो एग्जाम टाइम है कम से कम उस टाइम जो है मैं सक्रिय रहूंगी। मतलब इलाहाबादी लड़कों का तो ये है कि वो दोपहर को सो जाते हैं, तो मैं कोशिश करता था लास्ट 10 दिन मैं ना सोऊं, दोपहर में ना सोऊं। वो अपने आप को उस हैबिट में मतलब ढालने की कोशिश होती थी उस एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में कि एग्जाम टाइम में पता चला हाल मेरा नींद आ जाए। रात को पढ़ाई हो जाती थी, जैसे एग्जाम का प्रेशर रहता है, सुबह पता चला उठ रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो वो मैं जो है ले आके मॉर्निंग में 6 बजे उठना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा आप दोनों लोगों से, कभी ऐसा हुआ एग्जाम हॉल में नींद आ गई हो आपको? हाँ, वो हुआ है, पहले हुआ है, तभी मैं उसको अप्लाई किया। अच्छा, और आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ, CSAT में जो है काफी बार जो जब लगता है कि मैंने 40-50 सही कर लिए हैं, उसके बाद समय होता नहीं है। और जब सेकंड इनिंग चालू होती है CSAT वाला पोर्शन, उसमें तो भाई भयंकर नींद आती है। तो अगर आप इलाहाबादी है तो थोड़ा सा मतलब और जगह की तो ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोपहर के सोने वाला जो समय है, मोस्टली स्टूडेंट जो फुल टाइम वाले हैं वो दोपहर की नींद लेते हैं, तो इसमें भी थोड़ा चेंज करना बेहतर है। दोपहर में मेरे ख्याल से आधे घंटे रिलैक्स करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के टाइम में आप थोड़ा सा उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी आदत बनी रहती है। वैसे जहां तक मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे तो एग्जाम हॉल में जब मैं क्वेश्चन पेपर देखता था, उसके बाद से एकदम भाव शून्य, न मतलब प्यास लगी है, न भूख लगी है, न ये चीजें क्या आसपास हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बस खाली पेपर वो अक्षर मेरे सामने होते थे। हाँ, जब पेपर हो जाता है तब आसपास देखता हूँ भैया वो क्या रहा है आसपास, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो ये चीजें होती नहीं। मुझे नींद कभी नहीं आई खैर इस मामले बीच में वो जो गैप होता है ना पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, उस समय जो है थोड़ा सा जो है दिक्कत आती है। अच्छा, उस टाइम में अगर चाहें स्टूडेंट्स, अगर जिनके साथ ये समस्या सोने वाली अगर, तो वो बीच में आधे घंटे तक अगर बाइक से गए हैं या कहीं पेड़ पे या कहीं नीचे कहीं बैठे हैं, तो हल्का टेक लेकर के थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं 10-15 मिनट 20 मिनट। रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड पेपर हमारा CSAT का जब तक आपका प्रोसेसर रिफ्रेश नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेगा। और इवन होता ये एग्जाम हॉल में वो हैंग भी कर जाता है कभी। बिल्कुल। तो उस पे भी हमको ध्यान देना है। और ये वाली हैबिट जो है मेंस में और ज्यादा तकलीफ देने, अगर आप इसको नहीं पहले से सही कर रहे हैं, तो मेंस में आपको जो है 2-2 पेपर एक दिन में हो रहे हैं, और आपको 3-3 घंटे के जो है 2 शेड्यूल में लिखना होता है। 3 घंटे सुबह लिख रहे हैं, फिर 3 घंटे का पेपर शाम को हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, कहने का मतलब ये है कि सर अगर हमारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है, एकदम रिफ्रेश है, तो वो कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन आपके प्लस कर जाते हैं। और होता क्या है, उन्हीं 2-3 क्वेश्चन से ही ज्यादा बॉर्डर लाइन वाला जो कंसेप्ट आता है, बॉर्डर पे रह गए, तो वो 2-3 क्वेश्चन आपको बॉर्डर के इस पार
या उस पार या फिर आपको बीच मझधार में छोड़ देते हैं, तो आप अपनी हैबिट में भी चेंज करके 2-3 क्वेश्चन का आप लीड ले सकते हैं। जी जी, 2-3 क्वेश्चन ही क्या, मैं तो ये कहूंगा प्रीलिम्स का इतना स्कोर होना चाहिए कि आप प्रीलिम्स जिस दिन दे के आए उसी दिन जो आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि इस बार मैं मेंस लिख रहा हूँ, और अगले दिन से आप 2 दिन बाद आप होता मेंस की क्या तैयारी है शुरू कि करते हम हैं। बॉर्डर लाइन पे पहुंच गए, हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि हो रहा है कि मेंस नहीं हो रहा मिलेगा है। कि नहीं मिलेगा, उसी में जो है हमारा 2 महीना 1 महीना निकल निकल ही जाता है। जाता है। तो इतना कम से कम आप अश्योर हो जाएं प्रीलिम्स के टाइम, या इतनी आपकी तैयारी हो जाए कि प्रीलिम्स के लिए आपको सोचना ना पड़े। तो साथियों, मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, कुछ और पॉइंट तो बचते नहीं है। तो अगर कंक्लूड करना चाहें इन बातों को, तो जहां तक ये बातें निकल के सामने आई, एक तो आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स, शार्ट नोट्स बनाइए, फैक्ट नोट करिए, बार बार रिवाइज करिए उनको। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो टाइम को बहुत पहले ज्वाइन कर लीजिए, 2-3-4 महीने पहले ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट में हो सके बहुत करिए तो बस केवल करंट पर फोकस करिए, और करंट को कोर सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़िए। नेगेटिव मार्किंग से बचिए। सीसेट की जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, सीसेट की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रोज 1 घंटे का समय आप उनको दीजिए। और अगर इस तरह की चीजें अगर आप अप्लाई करते हैं तो नो डाउट आप लोगों से 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं, प्री जो कि एक बॉर्डर लाइन है, कट ऑफ है, मेंस और फिर इंटरव्यू के लिए जो सीढ़ी है, गेट है आपका, तो आप उसमें आप उसको पार कर जाते हैं आसानी से, और फिर आपको उतना प्रेशर नहीं बनता, उतनी टेंशन आपको नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप लोगों के और भी क्वेश्चंस हो प्रीलिम्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए।